देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये बहस नहीं, ये चर्चा है और एक आंदोलन है जिसमें हम दिल में छुपे, जो इस देश के दिल में छुपे हुए मुद्दे हैं उस पर व्यापक चर्चा करते हैं। और इस बार का मुद्दा है आरक्षण। जो सपना दशकों से हर गरीब का बच्चा देख रहा था, उसका वो सपना पूरा हो रहा है। अब हर गरीब को दाखिले से लेकर सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ना तो उसके नाम के पीछे खान साहब होना जरूरी होगा, ना ही यादव जी, ना ही कुछ और। संसद में गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण का बिल पास हो गया है। इसका सीधा फायदा हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सिख से लेकर ईसाई तक सबको मिलेगा, यानी सबका साथ सबका विकास। 2019 से पहले इसे नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। ना चाहते हुए भी कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्ष के दलों ने इस बिल के साथ खड़े हुए। ये देश है हमारा में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई मेरा देश बदल रहा है और क्या वाकई जो सपना ये देश संजोता था कि आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर रिजर्वेशन होगा, उसमें हमने एक बड़ा कदम इतिहास में पहली बार उठाया है, जो महत्वपूर्ण है। ये झुंझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर, हिलता है बजता नहीं है। तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे। कमल का हमला और राजनीतिक जुम्मन। ही इज दी 10% प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, क्यों मेरिट के बच्चों का क्या होता? संसद के दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ गरीबों को 10% आरक्षण का अधिकार मिल गया। गरीब सवर्णों को दाखिले और सरकारी नौकरी में अब 10% कोटा मिलेगा। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब ये अलग बात है कि चुनाव के नतीजे और हुए, आप हंसते खेलते आए, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया जो नतीजा आया, पर आपको 4 साल 7 महीने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, तेलंगाना में हारे, फिर अचानक उनको याद आया ना ये 10% रिजर्वेशन। अगर पार्लियामेंट में फेल हुआ, आगे कहेंगे लोगों को देखो जी मेरा देने का तो इरादा था, पार्लियामेंट में नहीं माना। आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी थी। वहीं संसद के अंदर और बाहर ऐसे दलों की कमी नहीं जो सवर्णों को आरक्षण देने के खिलाफ हों। ये झुंझुना कहते हैं इसे, आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में ये झुंझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर। गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है। ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने आरक्षण का दांव चलकर विपक्ष को चौंका दिया। तो क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। जाति और धर्म के आधार पर कई बार संसद में आरक्षण विधेयक पास किए गए, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण को इतनी गंभीरता से पास कराना मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को आरक्षण दिया। उसने देश को अगड़े पिछड़ों में पूरी तरह से बांट भी दिया। सड़कों पर जमकर हिंसा हुई। इसके बाद फिर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ओबीसी को एम्स, आईआईटी जैसे संस्थानों के दाखिले में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यूपीए 2 सरकार के दौरान धर्म के आधार पर 4.5% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पहली बार बिना किसी जाति धर्म के गरीब को आरक्षण मिलेगा, जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ गरीब होगा। यह मोदी सरकार ने किया है, इसलिए यह ऐतिहासिक भी है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे आज की चर्चा में। मेरे साथ कई दिग्गज शामिल होंगे। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से रोहन गुप्ता है, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में देवकीनंदन ठाकुर हैं, जो कि जाने माने धर्मगुरु भी हैं, कथावाचक भी हैं और अखंड भारत मिशन से जुड़े रहे हैं, यानी ये चाहते हैं ये भारत अखंड रहे। और मेरे साथ इस चर्चा में मेरा साथ देंगे डॉक्टर के मिश्रा, यूथ फॉर इक्वालिटी के। आपका भी स्वागत है के साहब। और जनता जनार्दन, आप अपने लिए ताली बजाइए। क्या आपको अपना हक मिला है या फिर नहीं मिला है, उस पर आपकी भी राय ली जाएगी। आप तमाम लोगों को स्वागत है। पहले दौर में मैं 60 सेकंड आप पांचों को दूंगा, आप पांचों अपनी बात को रखिएगा। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को ओपन करता हूं आपके साथ संबित पात्रा, और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, आखिरकार इसकी आवश्यकता 4.5 साल बाद मोदी सरकार को क्यों दिखी? विपक्ष ने संसद में यह सवाल पूछा। यह देश है हमारा में जनता के नाते मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं। देखिए, 70 सालों तक किसी ने देखा नहीं, 4.5 साल में किसी ने देख लिया, तो मैं तो कहूंगा धन्यवाद मोदी जी। आपके इस कार्यक्रम का नाम है ये देश है हमारा, ये देश है हम सबका है, ये देश सबका साथ सबका विकास। मगर इसी देश में एक ऐसा राजनीतिक विमर्श बनाया गया और वो अनेकों वर्ष तक चला कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कि कोई अगर तिलकधारी है तो वो जूते खाने योग्य है, कोई अगर तलवारधारी राजपूत है तो वो जूते खाने योग्य है, कोई अगर तराजूधारी बनिया है या वैश्य है तो वो जूते खाने योग्य है। मगर हमारी सरकार कहती है नहीं, दलित भी महत्वपूर्ण है, पिछड़े भी महत्वपूर्ण है, अगड़े भी महत्वपूर्ण है, मुसलमान भी महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। और इस विमर्श को गिराने का काम कि अगर गरीब ब्राह्मण का बेटा है, गरीब वैश्य का बेटा है, गरीब राजपूत का बेटा है, उसने कोई जुल्म नहीं किया है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसकी भी उंगली पकड़कर हम वैसे ही चलाएंगे जैसे दलित का, जैसे शेड्यूल ट्राइब का, या जैसे ओबीसी के बच्चे को चलाते हैं। मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान के इतिहास के विमर्श को बदलने वाला एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। 7 सेकंड आपके हो गए। अब रोहन गुप्ता, मैं आपका रुख करता हूं। आखिरकार दिल से नहीं, दिमाग सही आपको समर्थन करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि जो आपके मैनिफेस्टो में था उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया? आप 60 सेकंड पूरे दीजिएगा जी। ठीक। देखिए, मेरी बात की शुरुआत एक ही चीज से करूंगा कि नहीं चुनाव जीतने की अब कोई होप, इसलिए लेकर आ गए नया लॉलीपॉप। पिछले दिनों हमने देखा कि 5 राज्यों के चुनाव हुआ, जनता ने बीजेपी के अहंकार पर जो जोरदार थप्पड़ मारा, उसकी गूंज आज तक बीजेपी नहीं भूल पा रही है। क्यों 4.5 साल के बाद? अगर ये सरकार के दिल में ये चीज होती तो पहले लेके आती। और देखिए, हम लोग घर में ड्राइवर भी रखते हैं तो एक उसके एक्सपीरियंस पे रखते हैं, विश्वसनीयता पे रखते हैं, भरोसे पे रखते हैं। आज 4.5 साल में मोदी सरकार ने जो भी वादे देश की जनता के सामने किए, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो या 15 लाख वापस लाने की बात हो, 2 करोड़ घर की बात हो, एक भी वादे पे वो लोग खरे नहीं उतरे। और एक एग्जांपल, देश की जनता का जो भरोसा टूटा, एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं। ये चुनावों के पहले उन्होंने जो एमएसपी उसमें 15% की बढ़ोतरी की, फिर भी किसानों ने उनकी तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि देश की जनता का दिल टूट चुका है। जिस मोदी जी को दिल से वोट किया था, आज देश की जनता का दिल टूट चुका है। कितने भी लॉलीपॉप लेके आए, उनके पास लोग की देश की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। और एक चीज इन्होंने बताया कि हम लोग रिजर्वेशन देंगे, नहीं हुए, मैं काउंट कर रहा हूं, नहीं काउंटर है सर, वहां पे नहीं हुआ है, नहीं आप विश्वास नहीं कर 10 सेकंड ले लीजिए प्लीज। आप लड़िए, 10 सेकंड और ले लीजिए। नहीं, मुझे लड़ना नहीं, मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। जी। 2014 में इन्होंने बताया कि भाई साहब हम नौकरी देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। 2019 में यूटर्न देखो आप, हम रिजर्वेशन पर नौकरी नहीं है, 24 लाख सरकारी पद खाली है। अब कौन से मुंह से ये सब बातें कर रहे हैं? नया लॉलीपॉप जनता स्वीकार नहीं करेगी। सबको मैंने वादा किया था, आपने उससे 12 सेकंड ऊपर लिए। अब मैं रुक करता हूं डॉक्टर मिश्रा का। डॉक्टर, मैं आपके साथ, आप कौशलकांत मिश्रा, आपका सवाल देवकीनंदन ठाकुर और घनश्याम तिवारी में से किससे होगा? अभी पॉलिटिशियन देवकीनंदन ठाकुर जी नहीं है, घनश्याम तिवारी जी उनसे होना चाहिए जी। उनसे ये सवाल है कि अगर इतनी सारी खामियां हैं बीजेपी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रही है, तो कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको क्यों समर्थन कर रही है? 60 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में एक सरकार ऐसी आई जिसने जनता को हमेशा अच्छी बातें बताई। अच्छे दिन आएंगे एक अच्छा नारा था, सबने विश्वास किया। अच्छे दिन नहीं आए, 1 तारीख को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, अच्छे दिन की बात नहीं की। 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सरकार का नारा था। अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई, कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रोजगार पिछले साल इस सरकार ने खत्म करवा दिए, 90 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में, बाकी शहरी क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर के एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ नारे देना चाहती है। हमने हमेशा से कहा है कि इस देश में
रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई रिजर्वेशन से लड़ी जाएगी, अवसरों की लड़ाई अच्छी सरकारों से लड़ी जाएगी। ये जो सरकार लेकर के आई है रिजर्वेशन, उसने रोजगार का एक जुमला लोगों को थमाया, क्योंकि रोजगार की समस्या हल नहीं कर पाई। सरकार ने ये नहीं बताया, जब 2013 में मोदी जी से इस बारे में कहा गया तो मोदी जी ने कहा रिजर्वेशन वो लोग लाते हैं जिनके पास अवसर देने की क्षमता नहीं होती है। 2019 में जब उनको दोबारा चुनाव चुनकर आना है तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अवसर देने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम ला रहे हैं। हमने फिर भी इनका सपोर्ट किया, क्योंकि सामाजिक न्याय की धुरी में जो लोहिया जी के सिद्धांत हैं, उसमें अगर राज्य या सरकार जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, जो गरीब व्यक्ति, उसकी किसी तरीके से, आखिरी बात सेंटेंस पूरा कर रहा हूं, उसी किसी तरीके से मदद कर सकता है, तो हम उस प्रिंसिपल के साथ, उस सिद्धांत के साथ खड़े हैं। हम टाइम लिमिट को फॉलो करें। देवकीनंदन ठाकुर है। देवकीनंदन ठाकुर साहब, अगर सब कुछ सही नहीं किया है मोदी सरकार ने, सब दल साथ भी हैं, आप अखंड भारत मिशन से हैं और ये कार्यक्रम ये देश है हमारा है, आप क्या कहना चाहेंगे? 7 सेकंड आपके। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई भी कानून जनता के लिए बनता है, जनता कानून के लिए नहीं बनती है। और अगर मेरे देश को किसी चीज की जरूरत है, राजनीतिक लोगों को किस चीज की जरूरत है, वैसा कानून नहीं बनना चाहिए। जनता को किस चीज की जरूरत है उस हिसाब से कानून बनना चाहिए, राइट? तो मोदी सरकार ने ये जो बिल पास किया है, मैं तहे दिल से, और विद इन 2 डेज, सिर्फ 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पास भी कराया है। इसके लिए मैं चाहूंगा तहे दिल से उनका साधुवाद दूं और धन्यवाद दूं। उसके पीछे वजह है, वजह यह है माय डियर, गरीबी जाति पूछ के नहीं आती। और दुर्भाग्य है 70 सालों से सिर्फ गरीबी की तो बात की जाती है, गरीबी मिटाओ, लेकिन गरीबी मिटाई नहीं गई। और हम लोगों ने जातिवाद के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि उस जाति में तो गरीबी होगी, उस जाति में गरीबी नहीं होगी। लेकिन आप ये सब समझ लीजिए कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, और ये बिल उस गरीबी को मिटाने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 7 सेकंड में आपने अपनी बात कंप्लीट करी, शुक्रिया। संबित पात्रा, आप पे बड़े वार पलटवार हुए, बोला गया कि ये लॉलीपॉप है। वाकई लॉलीपॉप है या फिर नोटा से कोटा का कुछ संबंध है? नोटा से मेरा मतलब है, नोटा से मेरा मतलब है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं सबका उत्तर दूंगा क्यों, मैंने लिख लिया है। पहली बात तो मुझे शोले फिल्म याद आ गया, जब मेरे दोनों भाइयों ने मेरे पर प्रहार किया। वो याद करिए, धर्मेंद्र एक पानी की टंकी पे चढ़ गया था, नीचे मौसी जी थी, और मौसी जी को जो उनका मित्र अमिताभ बच्चन समझा रहा था, लड़का बड़ा अच्छा है, शादी इसी से कराना चाहिए, मगर थोड़ा शराबी है। लड़का बहुत अच्छा है, शादी इसी से कराना चाहिए, थोड़ा कबाबी है, थोड़ा बदमाश है। और देखिए, ये सारे ऐसे ही हैं, ये बहुत बदमाश है, सबने लॉलीपॉप खा लिया है। कल सबने लॉलीपॉप पे बटन दबाया ना, ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है, ये बेकार है, ये जुमला है। ये इतना सब जानते थे, इतना ज्ञानी थे कि ये लॉलीपॉप है, मोदी जी ने धोखा दे दिया, ये जुमला था, इसमें कुछ है नहीं, तो सब क्यों उस लॉलीपॉप को पकड़ के बैठे हुए थे? कल जी 2 दिन लॉलीपॉप पकड़ के खाया और अब बोल रहे हैं लॉलीपॉप था। जो ये 70 वर्षों में यह भी समझते थे कि सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, सामान्य कैटेगरी के साथ अन्याय हो। बंद कमरे में डिस्कशन होता था, हिम्मत किसी में नहीं थी कि कमरे से बाहर आके कानून बनाए। 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया है, इसलिए इनके पास कोई गति नहीं। दूसरी बात मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, एक दूसरे बीच में आप पूरा समय लीजिए, समय आपके बीच में। दूसरा विषय, दूसरा 10 सेकंड। हम इतने खराब हैं, मैं अभी चैलेंज देता हूं, हम इतने खराब हैं, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, घर नहीं बनाया, पानी जो आ रहा था गंगा भी गंदा कर दिया, साफ दिया था इन्होंने। हम इतने खराब है तो अकेले चुनाव लड़ ले रोज, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, अरे मायावती जी कहां जा रही हो, हमारे साथ आ जाओ। ये आपस में सब लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनिए अभी ठीक है, नहीं हुआ है अभी ओके नहीं हुआ है, सुनिए ना, 10 सेकंड और कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर, पूरा टाइम दीजिएगा इनको। आपने भी पहले दौर में, आपने भी 20-25, कोई बात नहीं, मेरे भाई है, इनको दीजिए। जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान की कैसी राजनीति चलती थी, मैं आज बिना नो होल्ड बार्ड मतलब सत्य बता दूंगा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी थी, अपीजमेंट की राजनीति, कि किसी भी कीमत पे हिंदुओं को बांट देना है। कोई जादव बना देना है, किसी को जाट बना देना है, किसी को ब्राह्मण बना देना है, किसी को दलित बनाना है, मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, फिर बनाना है मुस्लिम यादव कंबाइन। और उसके मालिक कौन होंगे? यादव परिवार। उसके मालिक होंगे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव। और दलित मुस्लिम कंबाइन कौन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था? डीएम वोट बैंक। मायावती जी कहती थी डीएम, दलित और मुस्लिम। मतलब देश को बांट दो, हिंदुओं को बांट दो, छिन्न विच्छिन्न कर दो। पहली बार हिंदू कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी, पूरा देश सबके साथ, सबके विकास के अंडर में। ठीक है, जी, पहली बार ये। लॉलीपॉप पे मेरा सवाल है आपसे, रोहन गुप्ता,
जो लॉलीपॉप आप 70 साल तक देते रहे, इसीलिए आपको रिजर्वेशन क्रांति भी लॉलीपॉप दिख रही है। देखिए, क्या ये बात सच है? इन्होंने एक क्योंकि आपने खूब लॉलीपॉप बांटे अपने समय पर। संबित जी एक अच्छे एंटरटेनर हैं, उन्होंने अपने मूवी की बात की, मैं भी एंटरटेनर। नहीं, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपने तोड़ दिए रिकॉर्ड, अब आपका नाम आ रहा है, आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, मतलब उससे पहले राहुल गांधी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। राहुल गांधी पिक्चर आई थी, आप भी एंटरटेनमेंट के जोनर में मत जाइए ना, नहीं, वो हमारा अलग चैनल है, वही करते हैं डिबेट, कलर्स उस पर आपको कभी भेजेंगे, लेकिन अभी विषय पर रहते हैं। देखिए, एक मूवी आई थी कर्मा, उसमें थे डॉक्टर डैंग, उनका भी अहंकार इनके जितना ही बड़ा था। अच्छा, जोर से खींच के थप्पड़ मारी जनता ने, उसकी गूंज तब तक सुनाई दी उनको, और वही थप्पड़ की गूंज इनको 5-0 से सुनाई दी। यस, 5-0 से सुनाई दी उनको, यही थप्पड़ की गूंज। अब हिल गई जमीन। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बाद में रखिए, ये बीच में बोल रहे हैं, आप ध्यान रखिए। आपको क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं फिर उतना ही बीच में बोलूंगा। देखिए, 5-0 से जो हार हुई ना, रात को नींद हुई। अरे अब क्या करें, जिन लोगों को हम लोग हमारा वोट बैंक गिन रहे थे वही सरक गए। अगर आप ये 3 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी जहां पे जीती, आप देखेंगे जो अर्बन वोटर था, वो नोटबंदी हो या जीएसटी से इतना ज्यादा परेशान था, नौकरियों की बात हो, उन्होंने धड़ल्ले से बीजेपी को रिजेक्ट किया। अरे आप कब तक हमको जुमले देंगे? आप हमको हमारी वोट बैंक गिनते हैं, आप बीच में प्लीज। आप कह रहे हैं एक सेकंड में कोई इंटरव्यू करने दीजिए। नहीं, आप दोनों बोलेंगे कोई इंटरव्यू न करे तो फिर मैं बहस ही नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बैठ के सवाल नहीं, मैं बैठ के भी पूछूंगा, खड़े होकर भी पूछूंगा। नहीं, आप पूछेगा, मैं आपको मौका दूंगा मिश्रा साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्योंकि हार गई, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इन्होंने ये करा। तो उस हार को जीत में बदलने के लिए कल और परसों संसद के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर आपने नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दिया? उसका जवाब सुन लीजिए। आप मोदी के साथ नहीं, सुनिए, हम उनके साथ इसलिए क्योंकि जनता का मामला, हमको ये मुद्दे से हम खिलाफ नहीं है, ये अच्छी चीज है। पर जो टाइमिंग इनका है, जो 2014 में हमारे मैनिफेस्टो का ये विषय था, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, अगर कांग्रेस सरकार आती तो टाइम बद मेहनत ये अभी तक हो चुका होता। 4.5 साल तक इन्होंने गाजर लटकाया, लगा कि अभी तो चल रहा है, जीत रहे, चलने दो, कुछ करने की जरूरत है, नोटबंदी डालो, जीएसटी डालो, सारे जुमले बोल दो, कोई जरूरत नहीं। जैसे ही हार शुरू हो गई, गद्दी सिरकनी शुरू हो गई, इमीडिएटली इनकी आ गई जनता की। रोहन जी, मेरा दूसरा एक और आपका शासन है, आप बिल्कुल नहीं, 4.5 साल में सरकार होती तो मैं ये करता। 70 साल बाद क्यों? क्योंकि 6 महीने चुनाव के बाद किया, इसीलिए। क्या आपको लगता है वाकई कांग्रेस कर देती? ये बताएं, बात यह है कि ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि नोटा का सोटा जब चला है तो याद आया कोटा है। सच्चाई ये है, ठीक। और तीनों पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है कि अगर ये नोटा का मामला बढ़ा तो तीनों का नुकसान होगा। तीनों अपने अपने नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करने के लिए। उनका तो मुस्लिम यादव है ना, उनका तो पक्का है मुस्लिम यादव, वो भी तो मना नहीं कर पाए। समस्या यह है कि उन्हें वोट तो चाहिए ही ना, सत्ता में आने के लिए सबके लिए वोट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोले कि इनका जो है कट्टर दंगाई, उनका आप लोग बात को आप कह के दिखा रहे हैं। मुस्लिम यादव दंगाई तो नहीं है, नहीं, आप मुस्लिम यादव दंगाई तो नहीं है। अरे मुलायम सिंह यादव बोलते हैं, इस तरह की मुलायम सिंह यादव बोलते हैं कि मुस्लिम यादव हमारा वोट बैंक है, जिसके लिए हमने एक्सप्रेसवे बनाया। सर, आप सब लोग अपने अपने कोटे पे खड़े हो, आप सब लोग को रिजर्व सीट मिली हुई है, मैं मेरिट की सीट पे बैठा हूँ, तो आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे जवाब देने दीजिए। हम ये बोलते हैं, आप लोग मेरे बोलने की आजादी पर रोक लगा रहे हैं। वोटर बीजेपी का होता है, वो बोलते हैं तो उनको आपत्ति नहीं, मुस्लिम वादों पे आपत्ति है। ये गलत है। इनको और किसी का हमने क्या, हमने युवाओं से वोट नहीं मांगा? क्या हमने 18 लाख लैपटॉप नहीं दिए? क्या हमने इनकी तरह लोगों को गाय पे लड़वाया? क्या हमने इनकी तरह भाई भाई पे लड़वाया? क्या इनकी तरह हमने झूठा वादा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? हमने इनकी तरह झूठा, हमने वादा नहीं किया 2 करोड़ रोजगार देंगे। चाचा और भतीजा लड़ गए। ये आपका राजनीतिक जुमला हो सकता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस के मुद्दे पर, बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है, इन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने पूछा था, ये सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अगर आज अभी हाथ खड़ा करवाइए, क्या सबको रोजगार चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको रोजगार चाहिए, सभी को रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। सही बात। दूसरी बात, अगर आप इससे पूछिए, एक सेकंड, मुझे अपनी बात आप करिए अपनी बात, एक सेकंड क्वेश्चन, अगर आप इससे पूछिए कि क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सर, मेरा सवाल ये है, आपने जो मुझे अपनी बात 30 सेकंड 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको कर दूंगा। अभी आपने 50 सेकंड बोला ना, अच्छा कितने समय चाहिए आपको? 10 सेकंड, 10-15 सेकंड। मैं इन बच्चों से कहूंगा कि अगर आप, जो सरकार ने खाका तैयार किया है, उस खाके को पढ़िए। आज की अखबारों ने जो लिखा है उसको पढ़िए। ये पढ़े क्यों नहीं? 2 बातें कहें, जो सरकार ने खाका तैयार किया है उससे आपको यकीन होगा कि आप सारे इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो रिजर्वेशन हो गए, ऑलरेडी सरकार ने कहा उसमें 10% और ठाकुर कुछ कह लॉलीपॉप आपकी जेब में था, उसको निकाल के दे दिया, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया, आपने 20 ले लिया, हो गया। ओके, देखिए
आप एक बात समझ लीजिए अमित जी, इस देश का नुकसान अगर किसी ने किया है तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने जाति के नाम पे राजनीति की, और इस हद तक चले गए हैं कि आज हम डरते हैं कि अगर हम उसका नाम ले देंगे तो कहीं हमें ऐसा ना हो कि हमें एक नेता बना दिया जाए, जैसा कि पिछले दिनों कुछ मेरे साथ हुआ। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि हम और आप क्यों भारतीय नहीं, जैसे आपने कहा कि ये देश हमारा है, अगर ये देश हमारा है तो जाति के नाम पे हमारी पहचान क्यों करी जाती है? चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये लोग सब चाहते हैं मेरे देश का विकास हो, सबके सब चाहते हैं। यूरोप गए हैं, यूरोप में 12th तक सबको फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है, और वही मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पढ़ता है जहां एक गरीब का बच्चा भी पढ़ता है, वहां उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात। दूसरी बात, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट बोला कि इस देश को जाति में नेताओं ने बांटा, इतना बांट दिया है जो अभी शुरू में इन्होंने कहा था ना कि तिलक तराजू और ये तलवार, क्या जरूरत थी इसकी? ये मायावती का नारा था भाई। जिसका भी था, क्यों था? क्यों था? अपनी पहचान। न्याय की लड़ाई। प्लीज प्लीज तिवारी जी, इस देश में दलितों का शोषण हुआ, क्या इससे आप इनकार करते अमीर हैं? जी, अमीर जी, देश में जो पिछड़ा वर्ग है अपने इन लोगों को ये बताइए कि मैं इनके बीच में बोलता नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं। नहीं, जो आप पूछ रहे क्यों पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब सुनिए ना। सुन लीजिए। जब आप सामाजिक न्याय को लेकर अम्बेडकर लड़े, ठीक है, इसको लेकर लोहिया लड़े, अगर आज आप 2 दिन की बहस के लिए हम उसे नकार देते हैं तो ये आपकी सामाजिक। देवकीनंदन ठाकुर आपके बीच में नहीं बोले ना, आपने 1 मिनट बोला। देवकीनंदन ठाकुर आपके बीच में नहीं बोले। देवकीनंदन ठाकुर, देखिए तिवारी जी और आप सब तीनों पार्टी के प्रतिनिधियों को निवेदन है कि देखो, मुझे भी जनता ही समझो और मैं जनता की तरह ही बोल रहा हूं। सच यह है कि अगर आप वाकई सारे देश की पार्टियां इस देश का भला चाहती हैं तो ईमानदारी से जातिगत राजनीति से ऊपर उठिए और इस देश के प्रत्येक युवा को जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसे जॉब दिलाने में मदद कीजिए, उसे शिक्षा दिलाने में मदद कीजिए, इस देश को आगे ले जाने में मदद कीजिए। ठीक है, ओके। संबित पात्रा, काफी सारे सवाल पूछे, आप बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं है, मेरा सारी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है। ये करके आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए एक सवाल पूछे ना, एक अभी तो मैं अपना कोटा कंप्लीट कर दूं। मैं आपको मौका दूंगा। आरक्षण का जो प्रावधान आप बता रहे हैं अंबेडकर जी लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, तभी आरक्षण होना चाहिए। जिन गरीब जातियों के नाम पे आरक्षण दिया गया है उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन है सर, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मिलकर उनको आरक्षित लाइन में खड़ा कर दिया, ये गलत है। और मेरा ये मानना है कि बात ये सही है कि जाति के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए और वो खत्म होना चाहिए। हम इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन वो 50% के अंदर होना चाहिए और जाति का आरक्षण खत्म करके इकोनॉमिक बनाना चाहिए। सोच सही है, लेकिन सोच सही है। महत्वपूर्ण सवाल है। जी, सोच सही है, आंकड़े गलत हैं। देश में अपर ब्यूरोक्रेसी में SC नहीं है। आप मिडिल ब्यूरोक्रेसी देखिए, लोअर लोकसभा में आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आज भी जो हमने तय किया है, संविधान ने जो तय किया है, जो आरक्षण के आंकड़े तय किए हैं, उस तक सरकारें नहीं पहुंच पाई। ठीक है, नरेंद्र मोदी की इस आरक्षण क्रांति ने गरीबों को एक बड़ा हक दिया है, चाहे वो गरीब स्वर्ण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। इस दौर में उसकी बात होगी। संबित पात्रा, अब आपका वक्त है, बोलिए। मैं हाथ जोड़ के मेरे प्रिय अग्रज घनश्याम जी से बोलूंगा, इतनी लड़ाई तो आपके सांसद भी संसद में ऐसे नहीं लड़ रहे थे, वे तो बहुत शालीनता के साथ, और खुद यादव जी ने बोला कि मैं कभी चिल्लाता नहीं हूं किसी के बीच में, और मैं बिल्कुल इंटरफेयर, ये एग्जैक्ट शब्द थे यादव जी के। इसलिए मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब अपने अपने एमपी से सीखें। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, घनश्याम जी ने एक बड़ी बात कही। जब आपने उनसे पूछा कि आपने इस बिल का समर्थन क्यों किया, इसमें खामियां थी, तो घनश्याम जी ने, कल से वो कह रहे हैं, अभी भी कहा उन्होंने, कि जो चीज या जो मसौदा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए अच्छाई करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो एक बात तो ये मान गए कि यह जो बिल कल आया है, ये अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब व्यक्ति के लिए अच्छा मसौदा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और मन में भी सोच रहा हूं कि यह अंतिम व्यक्ति के लिए अभी तक क्यों नहीं सोचा गया था, एक ऐसा मसौदा प्रस्तुत नहीं किया था। और मेरे दूसरे भाई रोहन जी का एक ही विषय है, वो विषय है कि सब कुछ बढ़िया, इन्होंने कहा, मैंने लिख लिया, अच्छी चीज है। हमारी आपत्ति सिर्फ इतना है, अच्छी चीज है, आपत्ति सिर्फ इतनी है कि 4.5 वर्षों में क्यों लाए, उसको पहले ले आते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भैया, बेटर लेट देन नेवर। 4.5 वर्षों में आ गया, 69 ईयर्स तक आपकी सरकार रही, आप ले आते तो हम स्वागत कर देते। और एक बात करके अंत करूंगा, 1991 में ऐसा ही एक मसौदा PV नरसिम्हा राव जी लेके आए थे। वो कोर्ट में क्यों गिर गया? क्योंकि वो केवल नोटिफिकेशन था, संशोधन नहीं किया गया।
देखिए जुमला किसे कहते हैं? जुमला कहते हैं जब आप होमवर्क करके नहीं जाते हैं, आप भली भांति जाते हैं कि कोर्ट में जाएगा तो मसौदा गिर जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते ही नहीं है। जब कोर्ट में विषय गया था नरसिम्हा राव जी का, कोर्ट ने क्या कहा? 9 जज बेंच जी, इंदिरा साहनी का केस था जी, कोर्ट ने कहा इन प्रिंसिपल तो ठीक है, मगर बिना प्रिपरेशन के आए हुए हैं, किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15 और 16 में नहीं किया गया। इतनी बड़ी बात, इसका मैं जवाब विदाउट प्रिपरेशन। क्या चीज गलत है उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, संविधान का संशोधन जो है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है और एक गंभीर चीज होती है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो भी फैसले लिए जाए वो कुछ डेटा के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने बोला कि हमने तैयारी की, अभी इनके ही मंत्री है सामाजिक न्याय मंत्री, 8 तारीख को संसद में जवाब दे रहे हैं कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एक संबित जी, सॉरी संबित जी बोल दिया आपको गलती से, जी, जी, कोई नहीं। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप 8 लाख की सीमा तय करते हैं, आज यहां पे हमारी 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख इनकम टैक्स लिमिट, 20% आपको टैक्स देना पड़ा है, तो भाई साहब 8 लाख वाला गरीब है तो आपकी लिमिट इनकम टैक्स की 8 लाख कर दीजिए उसको। 100 गज के प्लॉट की आपने बात की, 200 गज प्लॉट की, ये इनकी जो स्टाइल है थोपने की, जैसे नोटबंदी रात को थोपी, डिस्कशन कीजिए ना। आप अगर कोई पैरामीटर डिसाइड करते हैं, आपकी यही बौखलाहट है ना, क्यों? आपको नहीं लगता कि ये जो भी चीजें हैं इसकी संसद में डिस्कशन होनी चाहिए? लगता है अगर 8 लाख आप डिसाइड करते हो तो क्या संसद का अधिकार नहीं है? हम साथ दे रहे हैं क्योंकि जनता का मुद्दा है, पर हमारा जो सवाल है उसकी प्रोविजन पे है। हमारा सवाल है इनकी नीति पे है, इनकी नियति पे सवाल है। 10 सेकंड संबित जवाब, 10 सेकंड में जवाब। देखिए, हमारी नीयत खराब है, डाटा सब बेकार डाटा है, वो जुमला है, लॉलीपॉप है, तो ये सारे लोग वहां बटन क्यों दबा रहे थे? यस क्यों नहीं दबाएंगे? क्योंकि जनता की बात है तो बटन दबाएंगे। कमाल है, इसका मतलब ये बटन भी दबा रहे हैं, अच्छा भी कह रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जनता की बात है, फिर बोल रहे हैं बेकार है। कहां से लेके मतलब ये आपकी गलती है। सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी से सर मेरा सवाल है जी, बीजेपी से क्या सवाल है? बीजेपी से मेरा सवाल है सर, अब आर्थिक रूप से आरक्षण लेके आए, अगर आप जातिगत आरक्षण हटा देते और एक ही आरक्षण लाते आर्थिक रूप से तो ज्यादा बेटर रहता सर। हर तरीके से आपने आरक्षण दे दिया, सबको आरक्षण दे दिया, एक ही आरक्षण रखते हैं सर अब आर्थिक रूप से, तो सब बढ़िया रहता। आप चाहते हैं कि मतलब बीजेपी 19 में शोर शॉट ना आए, ये कर देगी तो चलिए, ऐसा सवाल आपने पूछ लिया कि नहीं, ये बहुत सेंसिटिव उत्तर है और यंग लोग जो इस विषय में विवेचना करते हैं उसको ये उत्तर जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं और बिल्कुल इसको गंभीरता से लीजिए। हम लोग कई बार आवेग में आके बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो हमें लगता है देश के लिए अच्छा होगा, मगर अगर हम इतिहास में जाएं और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो पाएंगे कि विगत हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से बल्कि एक ऐसा वर्ग देश में रहा जिसके प्रति इस प्रकार की वैमनस्यता रही है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हैंड होल्डिंग और अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है उस पर ढिलाई नहीं होना चाहिए। नहीं, सुनिए, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सवाल है, इसलिए दलितों के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार लाखों वर्षों से हुए हैं, केवल एक परिवार से एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसका उत्थान हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कृपया करके जो 50% दलित, पिछड़े और एसटी के लिए है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो, हम इस मत के हैं। सवाल क्या? अगला सवाल घनश्याम जी से घनश्याम जी सवाल है, रोहन गुप्ता से कोई सवाल नहीं है। जी, घनश्याम जी से ये सर, एक तरफ आप रिजर्वेशन को वोट करते हैं, दूसरी तरफ क्रिटिसाइज करते हैं और तीसरी तरफ आप उनसे अलायंस करते हैं जो कहते हैं कि देश को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो सर आप ये बताइए कि ये देश मायावती जी के हिसाब से चलेगा, मुलायम जी के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? जी, एक मजबूत सरकार वो होती है, मजबूत सरकार वो होती है जो निर्णय ले और उस अपने निर्णय पे आकर के जनता की आंखों में आंखें डाल के बोल सके ये मैंने निर्णय लिया, इससे देश को ये फायदा हुआ। नोटबंदी का निर्णय एक मजबूर प्रधानमंत्री का निर्णय था, वो जनता की आंखों में आंखें डाल के नहीं बता पाए कि इस नीति से ये देश को फायदा हुआ। दूसरी बात, आपने कहा कि एक तरफ में हम समर्थन करते हैं, अगर आप संसद की कल की बहस देखते, संसद में 3 सवाल उठे। संसद में ये सवाल उठा कि हम सब सिद्धांत के साथ है, आखिर एक सिद्धांत के साथ है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है। सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किस आधार पर 10% से आया, ये 8 लाख कहां? ठीक है, मजबूत। देखिए, हो गया नॉन स्टॉप। देखिए, नोटबंदी इत्यादि में बहुत डिबेट हो चुका है, मगर मैं आज ही का विषय कह देता हूं। आज आदरणीय जेडीएस के जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक में, मैं बता दूंगा, जेडीएस के जो मुख्यमंत्री है कुमार स्वामी जी, उन्होंने कहा है मुझे कांग्रेस पार्टी ने क्लर्क के बतौर क्लर्क के रूप में रखा हुआ है, सीएम के रूप में नहीं। तो ये होता है मजबूरी, ये होता है मजबूर सरकार, जहर की मजबूती मैं दिखाता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को लेकर डिबेट हो रहा है। देखिए, जब भी किसी स्टेट का इलेक्शन डिक्लेयर होता था, यहां सारी जनता बैठी है, सब लोग टीवी देखते हैं।
हम भी टीवी ऑन करते थे तो नोटिफाई होने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित होते ही टीवी पे क्या आता था? टीवी पे आता था कितने प्रतिशत यादव हैं, कितने प्रतिशत कुर्मी हैं, कितने प्रतिशत फॉरवर्ड है, कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। मतलब इस देश का दुखद विषय है कि इलेक्शन के घोषणा के 5 सेकंड के अंदर कितने प्रतिशत हम बढ़ जाते थे कि भैया ये देवकीनंदन जी नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना आदमी नहीं है, ये बनिया है, ये दलित है। ये जो बांटने की राजनीति हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स ने 70 वर्षों तक किया है, इसे मोदी जी ने समाप्त किया है। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का। सवाल मेरा सवाल रोहन जी से है कि आप बार बार बीजेपी से ये सवाल कर रहे हैं कि आपने लास्ट बॉल पर छक्का क्यों लगाया। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 2011 में जब 5 राज्यों का चुनाव था तो आपने अंतिम दिनों में आचार संहिता का उल्लंघन करके अल्पसंख्यकों को 4.5% क्यों दिया? और मतलब उसके कारण वो रद्द भी। और इसके साथ 2014 में जाट को अन्य पिछड़ा वर्ग में आपने अंतिम दिनों में डाला, जो भी रद्द हुआ। तो आप मतलब अंतिम बॉल पे छक्का क्यों लगाते? आपने तो मुसलमानों की बात करी, जाटों की बात करी, जात के आधार पर करी। यहाँ पर गरीब के आधार पर आरक्षण हो रहा है। पहली बात अंपायर ने पूरा दे दिया है, आपकी पोल अंपायर ने आउट दे दिया है। पहली बात तो ये आखिरी बॉल पे छक्का नहीं है, ये आखिरी बॉल पे गुगली पे आउट हुए हैं। इनको हकीकत मालूम चलेगी। नहीं, गुगली की बात कर रहे हैं हम लोग, इन्होंने क्या उसकी बात कर? बिल्कुल नहीं, हम लोग आप जाति, हम भारत की बात कर रहे हैं। ये देश है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो का विषय था, हमारे मैनिफेस्टो का विषय था। अगर हमारी सरकार होती हम लोग 1 साल में करके कर चुके होते। हार के डर से नहीं करते, 5 राज्यों में हार के बाद नहीं करते, हम कर चुके होते। ये हमारा वादा था देश की जनता से। इनकी तरह नहीं, हर साल सिर्फ 45,000 सरकारी नौकरियां दी, 1,70,000 नौकरी 4 साल में दी। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं भी बोलूंगा, नहीं पाएंगे आप। नहीं, फिर मैं नहीं चुप रहा हूं। सवाल का जवाब दीजिए। आप हर चीज में नौकरी ले आते हैं, नहीं आएगी नौकरी। चुनाव की बात हर सवाल पे नौकरी नहीं सुनना चाहिए पब्लिक। आप नहीं डिसाइड करेंगे 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों दिया था? जनता के दिल की बात करूंगा, जनता के दिल की बात ये भी है कि जनता का तो सवाल है। मैं बोलूंगा, जब हमारा मैनिफेस्टो आया हमने एक वादा किया था, जो भी हमारी सरकार आई, जो 3 राज्यों में आई है, वहां पे जो भी वादे हमने किए, हमने टाइम बाउंड मैनर में, किसानों के कर्जे की बात हो, अगर हमारी सरकार आती तो इन लोगों की तरह झुंझुना नहीं पकड़ाते। 4.5 साल के बाद में हम करके दिखाते। आज 24 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है और सिर्फ 45,000 नौकरियां। इनकी इच्छा शक्ति कहां है? मुझे बताइए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इनकी इच्छा शक्ति कहां है, बताइए। अगर 45,000 जॉब है तो 24 लाख जॉब क्यों नहीं दे पाए अगर इतनी अच्छी सरकार है? देवकीनंदन ठाकुर कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। देखिए, रोहन जी ने बार बार एक बात कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था अगर हमारी सरकार आती तो हम इसको 1 साल के अंदर कर देते। मतलब ये हिंदी की वो कहावत नहीं है, चाची के मूंछ होते तो वो चाचा कहलाती। ये ड्रामा क्या यही है? मतलब इनकी सरकार आती अगर 2014 में हो गया तो एक नहीं, अगर इनकी सरकार आती 2014 में जो हुआ है यही सब सीरियस बात की। अगर इनकी सरकार 2014 में आती तो 2015 तक ये कर देते। भैया ये जवाहरलाल नेहरू किसके प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस के ही थे। 4.5 साल आप बताइए, इंदिरा गांधी किसकी प्रधानमंत्री थी? किसकी प्रधानमंत्री थी? पीवी नरसिम्हा राव जी किसके प्रधानमंत्री? फिर देखिए, मैं भी ऐसे बोल सकता हूं, मैं भी ऐसे बीच बोल सकता हूं। मैं सवाल पूछूंगा, नहीं, कोई सवाल पूछ सकता है, ऐसा नहीं होता। मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं, ऐसे बीच में आके खड़ा हो जाता हूं। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। मैं पूरा बैलेंस रखा हुआ है। आप समझ पाता बोलिए 20 सेकंड। देखिए, आप ये बताइए, ये बात ये किस चीज पे इनका डिफरेंस है? 4.5 साल बाद क्यों किया? अमीश भाई इस प्रकार इसका जवाब दे दीजिए। क्यों किया? नहीं, मुझे कंप्लीट करने दिया। आपको नहीं बोलने की जरूरत है, मुझे कंप्लीट करने दिया। बोल सकते हैं, मुझे कंप्लीट करने दिया। आप इनसे अच्छे प्रवक्ता, मुझे बढ़िया प्रवक्ता, मुझे कंप्लीट करने इन पे कॉन्फिडेंस रखिए। रोहन गुप्ता देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। रोहन गुप्ता, अमीश देवगन प्लायबल है, वो जो डॉक्टर आए हैं वो भी प्लायबल है, ये जो मैडम बैठी है ये भी खराब है, सब खराब है। केवल राहुल गांधी भगवान है, मैं उनकी जय जयकार करता हूँ। आप मुझे बोलने दीजिए, आप जनता की जय जयकार कीजिए। नहीं, भगवान है राहुल गांधी, भैया मुझे बोलने तब ये 4.5 साल के बाद ये हाल नहीं होगा। देखिए, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। अब 20 सेकंड दीजिए, फिर देवकीनंदन ठाकुर इंतजार कर रहे हैं। 20 सेकंड। देखिए, इनका 2 ही कंटेंशन है। एक कंटेंशन यह है कि 4.5 साल बाद क्यों लिया। देखिए, इन लोगों का क्या अधिकार है 70 साल सत्ता में रहने के बाद? क्यों अधिकार नहीं है? देश की जनता गलत है, अब आप उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात,
इनका कहना है कि नौकरी नहीं है इसलिए सवर्णों के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूं, नौकरी नहीं है तो क्या ये दलित वर्ग के लिए भी यही भाषा का प्रयोग करेंगे कि नौकरी है नहीं है तो दलितों के रिजर्वेशन? इन्होंने कहा अभी, ये आप बोल के दिखा दीजिए, आप बोल के दिखा दीजिए, सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ और वैश्यों के खिलाफ। अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर का टर्न है अब। हो गया रोहन गुप्ता अच्छा कहा बैठ ही जाओ, बेटर बैठ जाओ। अच्छा रोहन गुप्ता हो गया तो खड़े रहो, फिर चिल्लाओ। अच्छा देवकीनंदन ठाकुर को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। नॉन स्टॉप चिल्ला, जैसा राहुल गांधी वैसे ही ये सब वैसा है। आपकी तरह ड्रामा। अरे ठीक है, हम लोग तो देश की जनता के लिए बोलेंगे। अरे ठीक है। अच्छा बौखलाहट है इनके अंदर। देवकीनंदन जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये 4.5 साल बाद हुआ, गलत हुआ, तो आप सही मानेंगे इसको? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। होता ही नहीं तो लिसन, देखिए मैं आपसे फिर हाथ जोड़ रहा हूं। सबके पीछे बोलेंगे, बोलिए प्लीज। मुझे तो राहुल गांधी है ना, आप मारेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे। बोलिए। और एक हिंदी में कहावत है देवकी जी, एक हिंदी में कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। अरे बच गई। हम लोग, आप और मैं बैठ के बीन बजाते रहेंगे, अब देवकीनंदन ठाकुर को दीजिए। अच्छा ठीक है, ये कहावत है। देखिए ओके, देवकीनंदन जी को बोलने दीजिए। मुझे तो बोलना था, वो बुला भी दिया इनकी फाइटिंग ने पर फिर भी मैं याद करने की कोशिश करता हूं। पहली बात, इतने दिनों से हुआ नहीं, अब हो गया। मैं सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा, हु हल्ला करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने उस पर स्टांप लगा दिया, सभी ने लगाया ना, सभी ने लगा। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, यह देश हमारा है, उस बिहाफ पे जा रहा हूं, उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं। जब आपने वहां मोहर लगा दी तो यहां हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अब हम सब समझ गए कि आप हमारे साथ हैं और आपने ये बिल पास करवा दिया, पहली बात। दूसरी बात, और इन सबका मैं साधुवाद देता हूं। दूसरी बात, ये देश विकास चाहता है। आज आपकी इस बहस से इन यंग बच्चों को देख के मेरा हृदय बहुत फूला नहीं समा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज इन बच्चों को ये भूले नहीं है। 14 भी याद है, 13 भी याद है, 11 भी याद है, और आगे 18 और 19 भी याद है जी। इसका मतलब है ये लोग अब पहले जैसे नेताओं का भाषण सुनने चले जाते थे ना, अब नहीं जाते। अब ये पहले ये सोचते हैं हमारा काम किसने किया। तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा, पहला काम कीजिए, जाति के नाम पर राजनीति बंद कीजिए, काम के नाम पर राजनीति शुरू कीजिए। और जब काम के नाम पर राजनीति शुरू करेंगे, दावे से कहता हूं इस देश को अच्छे लीडर मिलेंगे और अच्छे नेता ही काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। एक सवाल पूछा गया है, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल। एक बार मैं हाथ जोड़ के चाहता हूं सब लोग शांति से बात सुने। ये जो सारा क्वेश्चन हो रहा है ना, सारी विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, उनके सवाल ये है कि टाइमिंग गड़बड़ है और नौकरियां कम है। इसका जवाब मैं बीजेपी के यहाँ पे नहीं दे रहा हूं, मैं जनता के भी यहाँ पे दे रहा हूं। बीजेपी की गलती क्या है? बीजेपी इसे आखिरी समय में लाई, तब लाई जब इसे नोटा का सोटा लगा। ये बात तय है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये भी बात सही है। लेकिन आज के पहले रिजर्वेशन कानून पे सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, और वो सारे अमेंडमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सब जब इलेक्शन होने वाला था उसके पहले ही लाई थी। और जिस नौकरियों की बात कर रहे हैं, पूरे देश में टोटल 8.5 करोड़ नौकरियां हैं, जिसमें से 2 करोड़ सरकारी हैं। ये सरकारी नौकरियां अगर 75 करोड़ ओबीसी और एससी एसटी के लिए जायज हैं, तो 10% अगर नॉन ओबीसी एससी एसटी आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नौकरियों का नंबर ये आपका सिर्फ छलावा है और पॉलिटिक्स है। ठीक है, अब आखिरी दौर है। बिल्कुल नहीं, आप चारों को, अब तो ठीक है, आप चारों को 20 सेकंड में दूंगा अपनी बात रखने के लिए। आखिरी दौर है और मैं चाहता हूं कि घनश्याम तिवारी से मैं शुरू करूं। 20 सेकंड का मतलब 20 सेकंड है। घनश्याम तिवारी, 20 सेकंड में ये देश है हमारा, ये कार्यक्रम है, और इस देश में गरीबी के आधार पर आरक्षण बेहतर है। देखिए, ये देश है हमारा, और अगर हमें देश को वाकई आगे लेके जाना है, आने वाली सरकारों के पास सुनहरा अवसर है। इस देश में अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके आप अच्छी शिक्षा 100% कम 99% के खर्च पर दे सकते हैं। अगर सरकारें चाहे दे सकती हैं, उससे रोजगार सृजन होगा। ये जो झुंझुने थमाए जाते हैं कि हमने आपको रोजगार नहीं दिया, हमने आपको रिजर्वेशन दे दिया, ये युवाओं के साथ करारा। 20 सेकंड हो गए। ओके रोहन, 20 सेकंड। देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ना नियत है ना काबिलियत है, सिर्फ वोट पाने की चाहत है। अगर ये पहले कर दिया होता, मेरा सवाल ये है, हमने साथ दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का अच्छा हो, उसमें गलत बात नहीं है। पर जिस हिसाब से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम घर में ड्राइवर भी रखते हैं तो एक्सपीरियंस देके रखते हैं। जो ट्रैक रिकॉर्ड 4.5 साल से रहा, जो सरकार ने एक भी वादा, 20 सेकंड नहीं हुआ, प्लीज नहीं हुआ, मैं गिन के चल रहा हूं, 10 सेकंड हुए, टाइमर है। अच्छा, आप लीजिए, टाइमर है, प्लीज।
जिस हिसाब से 4.5 साल में इस सरकार ने अपने हर वादे को जुमला बना दिया, देश की जनता को आप पे भरोसा नहीं है, अब इसको जुमला मत बनाइएगा। सिर्फ मैं इतना आपसे चाह रहा हूं। खुद विपक्ष कह रही है अच्छा कदम है, तभी इन्होंने समर्थन किया और मुहर लगाया है। मैं एक बात बोलता हूं, देखिए मैं मेडिकल छात्र हूं, घनश्याम जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। एक बात है, जब एडमिशन के लिए गरीब ब्राह्मण या गरीब वैश्य, आप भी हैं सर, गरीब ब्राह्मण, गरीब वैश्य और गरीब राजपूत का बेटा जाता था तो कई बार उससे महसूस होता था कि मेरे गरीबी के कारण मुझे एडमिशन, मैंने परफॉर्म किया, एडमिशन नहीं मिला है। आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में गरीब ब्राह्मण जाएगा, गरीब वैश्य जाएगा, गरीब राजपूत जाएगा, तो वह भी सर उठा के एडमिशन ले पाएगा। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं तो कथावाचक को थोड़ा 22 कर दीजिए। ठीक है, निवेदन है मेरा, इस देश में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जो यहां माइंडेड लोग हैं वो विदेश में नौकरी करने, काम करने न जाएं। पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए। दूसरा, कहीं भी किसी भी जाति में गरीब हो उसको आगे लाने का काम करना चाहिए। तीसरा, इस देश को आगे बढ़ाने में मेरे इन देश के युवाओं का सबका काम होना चाहिए, सबका हाथ होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। जी, ट्विटर पे किसी ने लिखा और मैं उसको कोट करना चाहता हूं कि पिछले 50 साल में यह काम क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ। और एक टिप्पणी करी, क्या एक्सीडेंटल पीएम थे इसलिए पिछले 10 साल में भी ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में संजय बारू ने किताब में लिखा था कि वो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे। क्या क्योंकि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे इसलिए ये काम नहीं हो पाया? अभी जनता को तय करना है कि 19 में मजबूत मजबूर क्या चाहिए। लेकिन गरीबी के आधार पर आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई दरार नहीं है। सरनेम के आधार पर आरक्षण का फायदा चुनिंदा लोगों को ही मिलता था। अब ये आपको तय करना है कि आप नोटा के साथ हैं या कोटा के साथ हैं, क्योंकि ये देश है हमारा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये बहस नहीं, चर्चा है और एक आंदोलन है। नमस्कार।